हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। रूह के इस सफ़र का आगाज़ सोचा अपने आबाई घर से करती हूँ। उसके बाद इस सफ़र में आपको मेरी गुज़री ज़िंदगी से मुतल्लिक़ दास्तान सुनने को मिलेगी। मेरे ख़यालात, अक़्ल व शऊर की तब्दीली, बहुत कुछ नया सीखने और जानने का सफ़र कैसे तय हुआ, इस पर बात रहेगी। ये मेरा शहर रब्वा है जहाँ मेरी पैदाइश हुई। ये सड़क मेरे घर की तरफ जाती है और इसके घर और गलियाँ मेरी जानी पहचानी हैं। इन सड़कों पर साइकिल चलाया करती थी, खेलती और ज़िंदगी का लुत्फ़ भरपूर तरीके से उठाया करती थी। उस वक्त ज़िंदगी में कोई गम नहीं था, बस हंसना, खेलना और पढ़ना ही ज़िंदगी का हासिल समझा जाता था। यहाँ करीब ही नया लंगर खाना भी बनाया गया था, मगर अभी वो ज़ेरे तामीर ही हुआ था कि पाबंदियों की वजह से बंद कर दिया गया। ये सामने के खेत बहुत खूबसूरत मंजर पेश किया करते थे। यहाँ गुलशन अहमद नर्सरी भी हुआ करती थी जो बहुत जल्द ख़त्म कर दी गई और कॉलेज रोड मुंतकिल हो गई। वहाँ बहुत अच्छी नुमाइश हुआ करती थी, मगर 1-2 साल के बाद दोबारा नहीं हुई। हमारे घर के सामने बंद बना हुआ था जहाँ से शहर भर का पानी जमा हुआ करता था। गलियों से बहते पानी की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। मेंढक टटराते थे, नीले, पीले और सब्ज़ रंग के बड़े बड़े मेंढक। कभी इनमें मछलियाँ भी पैदा हो जाया करती थी जिनके साथ खूब खेला करते। उन्हें पकड़ कर घर लाते और घर में छोटा सा गड्ढा खोद कर उसमें डालते तो सुबह तक पानी खुश्क हो जाता और मछलियाँ मर जाती। मालूम नहीं कि ये मछलियाँ पकड़ने, पकाने या खाने के काबिल थीं या नहीं। सहन में बारिश का पानी जमा हो जाता तो कागज़ की कश्ती बनाकर पानी में छोड़कर उसे दूर जाते देखते। शहर भर का गंदा कूड़ा और फुजला भी हमारे घर के सामने जमा हुआ करता था, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त बदबू और लाखों की तादाद में मक्खियाँ और मच्छर पैदा हुआ करते थे, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर बीमार रहते। तेज़ बारिश के बाद पानी वाफिर मिक़दार में गलियों और मोहल्लों में इकट्ठा हो जाता था कि चलना तक दुश्वार हुआ करता था। फिर बंद में करंट भी दौड़ जाता, जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो जाया करती थी। नुकसान होने पर भैंसों की मालिक साबी का इस नुकसान पर धाड़े मार मार कर रोना याद है। चलिए अब आपको घर के अंदर लिए चलती हूँ। ये हमारे घर का अंदरूनी मंजर है। इस घर के खुले सहन में हम खूब खेलते, स्टापू, मीरू डब्बा, बैडमिंटन, छुपन छुपाई वगैरह। और इसके खुले सहन में हम क्रिकेट खेला करते थे, साइकिल चलाया करते थे। यहाँ लगे एक दरख्त पर एक धागे से लटकी हुई एक चिड़िया थी जिसकी एक टांग बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी। मैंने स्टूल रखकर उसे एहतियात से उतारा, उसकी मरहम पट्टी की और फिर उसे आज़ाद छोड़ दिया। चिड़िया खुशी से उड़ी और फिर दोबारा वापस आई, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर उसके बाद दूर फ़ज़ा में गुम हो गई। इस घर की धूप छाँव का खेल हमेशा से ही मशहूर कुन लगा करता था। सहन में अम्मी हमेशा सब्जियां काश्त किया करती थी। सहन में एक नलका भी होता था जो अब नहीं है। इस नलके के नीचे बर्तन जमा करके धोए जाते थे और फिर वापस किचन में रखे जाते थे। कोने में बाथरूम, जिसे लेटरिन कहते हैं, हुआ करती थी। ये रब्वा के तकरीबन हर घर का ही नक्शा था। इस गली में चारपाई बिछाकर खुली और साफ हवा में पड़ना याद है। दोपहर को ठंडी हवा के झोंकों से ऐसी पुरसुकून नींद आती थी कि उसे बयान करना मुश्किल है। चूँकि ये गली कच्ची हुआ करती थी, इसलिए बारिशों के बाद यहाँ एड़ी वाली जूतियों के निशान बन जाया करते थे। घर के सामने वाली दीवार के पास लकड़ी का चूल्हा बनाया गया था जो कि किचन से काफ़ी फासले पर था। खाना बनाने के लिए तमाम तर सामान लेकर जाना और वापस लाना एक सब्र आज़मा लम्हा हुआ करता था। अम्मी ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। खाने बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार बनाया करती थी। सहन में कुछ अरसा बकरियां भी रखी। मुर्गियां हमारे घर हमेशा से रहीं, जिनका घर सामने दीवार के साथ और फिर गली में बनाया गया था। ये घर इस वक्त 8,000 किराए पर चढ़ चुका है। वहीं गली में मुख्तलिफ चीज़ें बेचने वाले की आवाज़ सुनते हैं।
हमारे घर के सामने रेलवे लाइन थी, इसलिए आती जाती गाड़ियों को बहुत शौक से देखा करते थे। ये हमारी गैलरी थी जिसे किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ज़्यादा गर्मी होने की सूरत में चूल्हा बरामदे में भी ले आया करते थे और यहाँ दोपहर की चाय बनाई जाती थी। गली में बनी ये जगह अक्सर वॉलीबॉल के गोल के तौर पर इस्तेमाल में आती थी। गैलरी के 3 दरवाजे थे, जिनमें से सिर्फ एक दरवाज़ा खोला गया जब हमें कमरे की जगह 2 कमरे रहने को मिले। ये हमारा वो कमरा है जहाँ 5 बहनें और 2 भाई एक साथ मिलकर पलकर जवान हुए। ये हमारा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और सोने का कमरा था। जब हमें एक और कमरा मिला तो इसकी बहुत ज़्यादा खुशी और कुछ राहत का एहसास हुआ। इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, अलमारियाँ बहुत कुछ याद दिलाते हैं। जब बब्बू तख्ती लिखने के लिए रंग बिरंगी दवात लेकर आए तो उसे हैरत और तजस्सुस से देखा करते थे। ये हमारी बचपन की अयाशी समझी जाती थी। हमारे इस घर में छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी, इसलिए दीवार पर पाँव जमा कर छत पर चढ़ जाते थे, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं हुआ करता था। छत से दूर दूर तक फैले खेत खलियान बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते थे। इस घर में 3 फैमिलियाँ एक साथ रहती थी, इसलिए खूब रौनक हुआ करती थी। हर वक्त मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनने को मिला करती, कभी लड़ाई झगड़े, कभी परिंदों की आवाज़ें, कभी खाना पकाते वक्त बर्तन की आवाज़ें, कपड़े धोते वक्त मशीन की आवाज़ें और नलका चलाने की आवाज़ें शामिल हुआ करती थी। नानी अम्मा ने जैसे सबको जोड़ कर रखा हुआ था। वक्त बहुत जल्द गुजर गया और वक्त को तो गुजरना ही होता है। बहुत कुछ बदल गया, कई नए रिश्ते बने और कई रिश्ते वक्त के साथ साथ जुदा होते गए। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। सामने सड़क पर आती जाती मोटरों की रोशनियों को देखती तो सोचती, सामने जो दरख्तों के झुंड हैं जिनमें दूर कहीं बरसती टमटमाती तारों की सूरत रोशनियाँ गुम हो जाती हैं, उस पार क्या है। एक अजब सा नाकाबिले बयान एहसास था, एक अपनी अलग दुनिया थी। घर की दहलीज पर बैठ कर पहरों सोचों में गर्क रहना पसंदीदा मशगला बनता जा रहा था। घने दरख्तों के पीछे भी वही मंजर था जो सामने था, दूर दूर तक फैले खेत ही खेत। क्या घने जंगलों के दरख्तों के पीछे भी वही मंजर था जो सामने था, दूर तक फैले खेत ही खेत।
سفر کے دوران جب یہ انکشاف ہوا تو مایوسی ہوئی، راز راز ہی رہتا خوب تھا، ذہن میں قوقاہ کا سا تصور تھا جو ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر یہ سلسلہ تھما نہیں، ایک سودا دینے والا منظرنامہ۔ اب تو زندگی کے اس دوراہے پر اتنا کچھ دیکھ لیا کہ حیرت کا احساس بھی بےحس ہوا۔ ہر سے جہاں خیالات کو صفحۂ قرطاس پر بکھیرنا بھی مشکل ترین کام ہے، شاید اسی افسانے یا بیتی کی صورت میں یہ داستان بھی قلم بند ہو جائے۔ کون جانے، اپنی شخصیت و شناخت کے کھو جانے کا عذاب خدا کسی کو نہ دے۔